स्टूडेंट्स, मैं प्रभात कुमार नियाला आप सभी का नियाला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है सबका। देखिए, आज हम लोग ये चर्चा करने जा रहे हैं पेपर सेकेंड में 6 से 8 में एक साइंस ग्रुप होता है और एक ग्रुप होता है एसएसटी का ग्रुप होता है। आज हम लोग एसएसटी के ग्रुप में पढ़ने जा रहे हैं। एसएसटी के ग्रुप में क्या आता है कि 3 पोर्शन पूछे जाते हैं एसएसटी में, जो 60 नंबर का होता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के सवाल आते हैं। 40 क्वेश्चन किताब से आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से, और 20 क्वेश्चन पेडागोजी से आते हैं। तो ये जो सेक्शन होता है बच्चों को काफ़ी टेंशन करता है। इस चीज़ को देखा है मैंने कि बच्चे जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं। सर कहते हैं सर हमको याद कर रहे हैं लेकिन हम भूल जा रहे हैं, कैसे करें, किस तरह करें हम चीज़ों को। तो मैं कहता हूँ देखिए, जब तक आपका कंसेप्ट नहीं बनेगा तब तक आप ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स तो भूल ही जाएंगे आप। ये तो आज हमारे साथ क्लास करने का प्रयास कीजिए और देखने का प्रयास कीजिए कैसे हम इजीली काम करेंगे इस पर। एसएसटी के पेपर में आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला जो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं वो एसएसटी का में हिस्ट्री पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। इतिहास अक्सर लोगों का कहना है कि इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इतिहास में फैक्ट्स बहुत होते हैं, टाइम पीरियड बहुत होते हैं, वगैरह वगैरह भ्रांतियाँ फैला हुआ इस चीज़ को, और उसी को आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। आपको आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं 6ठी क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, और ये जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। सीधे जो परीक्षा में आएगा वही, यानी वही पढ़े जो सीटेट में 200% गारंटी के साथ आए। आपको कचरा नहीं पढ़ने की जरूरत है। देखो बहुत सारे कचरे पढ़ा रखा है लोगों ने, ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं, हम वही पढ़ाएंगे, आपको वही बताएंगे जो आपके परीक्षा में आ सकता है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं 6 क्लास का हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 है हमारा। चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे और क्यों। चैप्टर का यही नेम है और इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है उसको देखने का प्रयास करते हैं हम लोग चीज़ को। तो इम्पोर्टेंस फैक्ट क्या क्या है उसे समझने, इस किताब में आपको ये बताया गया है ये कि इतिहास क्या है, इसको समझाने का प्रयास किया गया। इतिहास क्या है? अतीत की घटनाओं का तार्किक विश्लेषण करना ही इतिहास है। जो अतीत में जो घटनाएं घटी हैं उसका हम तार्किक विश्लेषण करके जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वही इतिहास है। यानी इतिहास में क्या करते हैं, निरंतरता और परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। कौन सी चीज़ें अतीत से वर्तमान में निरंतर रूप से चल रही हैं, कौन सी चीज़ें परिवर्तन हो रही है, उस चीज़ को समझ। जैसे कि प्राचीन काल से मध्यकाल में कौन सी निरंतर रूप से चल रही है, क्या परिवर्तन हो रहे हैं। फिर आपको मध्यकाल से आधुनिक काल में क्या क्या निरंतर रूप से चल रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। इस पर एक पेडागोजी में भी सवाल आया जो मैंने लाइन पढ़ाया, इतिहास क्या है, अतीत और निरंतरता की परिवर्तन की कहानी है। तो पहले वाले चैप्टर में इसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। ये कि बताया गया है कि इस शुरुआत में समझाया गया है कि इतिहास क्या है, मैंने बता दिया। अतीत की घटनाओं को समझने का एक प्रयास है, लेकिन कैसा समझा जाएगा, लॉजिकली समझा जाएगा, तार्किक से समझने हुआ। जब भी हम अतीत में अध्ययन करते हैं तो अतीत में केवल राजा और रानी का कहानी नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। जैसे मछुआरों की कहानियां हैं, ये व्यापारियों की कहानियां हैं, आदिवासियों की कहानियां हैं, आम आदमी की कहानियां हैं। इस सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में आते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। ये सीटेट में तो 100% आएंगे। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनके भी, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके एग्जाम में भी। जो एनसीईआरटी का जो फैक्ट्स है, एनसीईआरटी है क्या, एक बुनियाद है, किसी भी कंपटीशन का एक बुनियाद है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हम लोग पहला फैक्ट की ओर चलते हैं। पहला फैक्ट ये है, पहला चैप्टर नंबर 1 में जो है आप देखेंगे, चैप्टर नंबर 1 में क्या है कि क्या, कहाँ और क्यों और कैसे, ये है चैप्टर का नाम। उसमें पहला फैक्ट यही है कि नर्मदा नदी का फैक्ट है। कह रहा है कि नर्मदा नदी का
आप लोग लिख भी सकते हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं नर्मदा नदी के कई लाख वर्ष पहले नर्मदा नदी के किनारे कुछ आरंभिक मानव रहते थे और वो लोग क्या करते थे, खाद्य संग्राहक थे, पशुओं का शिकार करते थे। ये फैक्ट दिया गया है आपके पहले चैप्टर में। तो आपसे सवाल पूछ सकता है, बताइए कि कई लाख वर्ष पहले भारत में कौन से क्षेत्र में आरंभिक मानव रहते थे जो खाद्य संग्राहक भी थे और पशुओं का शिकार करते थे, फल फूल खाते थे। तो आपको लिखा हुआ है नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। और ये नर्मदा नदी तो जानते ही आप, मध्य प्रदेश से शुरू होता है और ये आपको अरब सागर में जाकर गिरता है इस चीज़ को। तो आपसे पहला फैक्ट याद कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में आ सकता है कि पूछेगा कि कई लाख वर्ष पहले भारत में ऐसा कौन सा जगह था जहाँ पर लोग जो आरंभिक मानव रहते थे, जो खाद्य संग्राहक थे और पशुओं का शिकार करते थे, ठीक है। ये पहला फैक्ट है और मुझे लग रहा है कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा और आप वीडियो को बार बार रीटेक करके आप इसे लिख लीजिएगा पूरा। हम जो भी पढ़ाएंगे आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने पहले ही बताया था कि 2011 से लेकर 2022 तक हमने पढ़ाया है काफ़ी, और मुझे ये पता है कि ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। और आप लोग कोशिश करिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और सब्सक्राइब करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होइए आप लोग के। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, यही मेरा संदेश है, क्योंकि आपको ज़्यादा यहाँ कोई भी इस चैनल पर आपको कोई भी कचरा नहीं मिलेगा, जो मिलेगा 200% गारंटी के साथ सीटेट में चाहे एग्जामों में आती है। दूसरा फैक्ट यह है सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ, ये फैक्ट है। पहाड़ी सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ, इसमें दिया हुआ है किताब में कि भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ हैं। उस सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ हैं, उस पहाड़ी के आसपास एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ 8000 साल पहले, आज से 8000 साल पहले, कितना है 8000 साल पहले, आज से 8000 साल पहले, याद रखिएगा कितना है 8000 साल पहले क्या होता था, सबसे पहले खेती की शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत हुई थी। यहाँ के लोग जौ, गेहूं और अन्य फसलों का उपजाना शुरू किया और पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। देखिए, उस जगह का नाम नहीं दिया है किताब में, लेकिन मैं उस जगह का नाम भी बता देता हूँ। उस जगह का नाम है मेहरगढ़, ठीक है। तो आपको परीक्षा में सवाल पूछ सकता है, बताइए 8000 साल पहले भारत के उत्तर पश्चिम में ऐसा कौन सा क्षेत्र था जहाँ के लोग सबसे पहले कृषि की शुरुआत किए, पशुओं को पालतू बनाया, गेहूं, जौ और अन्य फसलें उपजाना शुरू किए। तो आप बता सकते हैं कि सुलेमान और किर्थर पहाड़ियाँ था, लेकिन जगह का नाम नहीं दिया है। वो जगह का नाम आपको बता देते हैं, मेहरगढ़ था। यू राइट, मेरे समझ से आप लोग ध्यान दे दिए होंगे। मेहरगढ़ का ये रिटेक करके पढ़ लीजिएगा। तीसरा फैक्ट, हमें परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट पर ध्यान देना है। इस किताब में ये चीज़ है, ठीक है। तीसरा जो फैक्ट है वो है आपका ये है कि विंध्य पर्वत। अब देखिए, विंध्य पर्वत का फैक्ट समझ लीजिए। इसमें किस किताब में ये बताया गया है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में एक ऐसा स्थान था जो सबसे पहले चावल उपजाने का साक्ष्य मिला है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाने का साक्ष्य मिलता है। विंध्य पर्वत के उत्तर में, विंध्य पर्वत जो विंध्याचल जो पर्वत है, जो विंध्य पर्वत है, उसके उत्तर में एक जगह था जहाँ पर चावल उपजाने का सबसे पहले साक्ष्य मिला है। अब कौन सा जगह किताब में नहीं दिया है, लेकिन ऐसे आपको नाम बता देते हैं। कोल्डी हवा ये जगह है जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाने का साक्ष्य मिला है। किताब में जगह का नाम नहीं दिया है, सिर्फ दिया यह है कि विंध्य पर्वत के उत्तर में एक ऐसा जगह था जहाँ चावल उपजाने का सबसे पहले हमें साक्ष्य मिलता है। ठीक है जी, चलिए तीसरा फैक्ट हो गया आपका ये
देख लीजिएगा, नंबरिंग में हो सकता है आगे पीछे हो जाए। चौथा फैक्ट आपको समझने का प्रयास करते हैं कि 4700 साल पहले, क्या है 4700 साल पहले, पहले का मतलब हो गया आज से 4700 साल पहले, 4700, आज से 4700 साल पहले, ठीक है, क्या हुआ था, सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे, क्या है, सिंधु और उसकी सहायक नदी, सहायक नदी कौन है, पहले है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। याद रखिएगा, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। इस नदी में, इस नदी के किनारे पहला नगरीकरण या शहरीकरण का साक्ष्य मिलता है। यार परीक्षा में पूछा जाएगा कि भारत में ऐसा कौन सा जगह था जहां पर पहला नगरीकरण या पहला शहरीकरण का मिला है, तो 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था इस चीज़ को। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षा में। और ये जो काल था, आपको ऐसे जानकारी दे देता हूँ, इस काल का नाम था हड़प्पा काल, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता में था ये चीज़। ठीक है जी, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला फैक्ट की ओर। चौथा या पांचवा फैक्ट होगा, शायद पांचवा फैक्ट होगा, चीज़ को ध्यान दीजिएगा। पांचवा फैक्ट ये है कि 2500 साल पहले, 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, ठीक है, गंगा नदी के किनारे, गंगा और उसकी सहायक नदी के किनारे, ठीक है, द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत हुआ था, द्वितीय नगरीकरण। अब आपसे पूछा जाए कि पहला नगरीकरण तो 4700 साल पहले सिंधु नदी के किनारे हुआ था, तो द्वितीय नगरीकरण कब शुरुआत हुआ, तो 2500 साल पहले गंगा और उसकी सहायक नदी, सहायक नदी हो गया सोन, और भी सहायक नदियां हैं, गंगा और सोन नदी के किनारे द्वितीय नगरीकरण, द्वितीय नगरीकरण मतलब यह हुआ कि आपका शहरियों का उदय होता है। ठीक है जी, तो ये अगला पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया। मेरे समझ से आप लोग ध्यान दिए होंगे बार बार चीज़ों को, और ध्यान से पढ़िए, देखिए कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जो परीक्षा में सवाल आता है इसी को ऐसे पकड़ना है। एक सवाल है कि गंगा नदी के दक्षिण में, गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है, एक मगध महाजनपद था, मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ था, गंगा नदी के दक्षिण में, ठीक है, मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ था। और ये जो मगध साम्राज्य था वो गंगा और सोन नदी के किनारे था। और यही आपको याद होगा 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उदय हुआ था, जिसमें एक महाजनपद मगध महाजनपद था। और इस मगध महाजनपद ने क्या किया कि 15 महाजनपद को जीत लिया और उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम साम्राज्य का निर्माण किया, जिसे हम मगध साम्राज्य के नाम से जानते हैं। तो इस और मगध साम्राज्य उसमें काफ़ी शक्तिशाली था, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये पूछ सकता है मगध साम्राज्य जो है कौन सी नदी किनारे था, तो गंगा नदी के दक्षिण में गंगा और सोन नदी के संगम पर बसा हुआ था। ठीक है, तो आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, और ये चीज़ों को काफ़ी ये लंबा टॉपिक है, फिर भी इस चीज़ को समझते हैं। अगला फैक्ट ये है कि प्राचीन काल में लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, ये कॉन्सेप्चुअल सवाल थे। एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, क्यों जाते थे? अभी सवाल का जवाब एकदम सीधा सीधी है कि आज आप लोग क्यों जाते हैं। तो जो कारण आज है वही कारण प्राचीन काल में रहा होगा। जैसे कि इसमें दिया गया किताब में कि काम की तलाश में जाते थे, ये कारण था उसमें। दूसरा है कि जो प्राकृतिक आपदाएं होती थी, उस क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा हो जाती, जैसे सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है जी, कोई भूकंप आ गया, तो एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को लोग जाते थे। सैनिक विजय के लिए लोग जाते थे, मतलब दूसरे क्षेत्र को जीतने के लिए एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र जाते थे। धार्मिक शिक्षा देने के लिए जाते थे, धार्मिक शिक्षा देने के लिए लोग जाते थे। धार्मिक शिक्षा देने के लिए जो धर्म प्रचारक होते थे, ये धर्म के अनुयायी लोग होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। नए नए क्षेत्र की खोज करने के लिए जाते थे, नए नए जगहों का पता लगाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते थे। इस तरह एक जगह से दूसरी जगह जाने का यही कारण है।
अब तक मैंने जितना पढ़ाया आपको वो सब सीटेट में और अन्य कंपटीशनों में आ चुका है। इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। लेकिन 7वां जो पॉइंट मैंने बताया अब तक ये सीटेट में नहीं आया है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगला जो हम लोग पॉइंट बात करने जा रहे हैं कि देश का नाम कैसे पड़ा। मतलब भारत जो देश है, जो ये भारत है, इसका नाम इंडिया भी है। इसका नाम इंडिया कैसे पड़ा, इस किताब में चर्चा किया गया है और ये किताब में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको ये बताया गया है इस चीज़ को। तो इंडिया कैसे नाम पड़ा, तो इसके किताब में ये बताया गया है कि भारत में ईरानी और यूनानी लोग आए भारत में। ठीक है, यूनानी और ईरानी लोग जब भारत में आए, तो जब भारत में जब आए लोग तो पश्चिम से प्रवेश किए। पश्चिम से यूनानी और ईरानी लोग आए भारत में। ठीक है, जब वो सिंधु नदी को पार किए तो उनका नामकरण सिंधु नदी के नाम पर हुआ। और ईरानी लोग क्या है ना, सिंधु को क्या बोलते हैं, इंडस। क्या बोलते हैं, इंडस बोलते हैं। उस स को ई बोलते हैं और यही इंडस से क्या बन गया, इंडिया। तो आपको परीक्षा में सवाल इतना ही आएगा कि ये बताइए कि भारत को इंडिया किसने कहा। तो आप क्या बोलेंगे, ईरानी और यूनानियों ने भारत को इंडिया शब्द कहा। और क्यों कहा, क्योंकि वो लोग स में स को ई बोलते हैं, इसलिए इंडिया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी के पूरब में जो लोग रहते हैं सब इंडस है, मतलब इंडिया के क्षेत्र हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा इसका किताब में ये दिया है कि इसका नाम भारत ही क्यों पड़ा। ये भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। ठीक है जी, तो ये कहा जाता है कि भारत के उत्तर पश्चिम में क्या है, भारत के उत्तर पश्चिम में भरत कबीला नाम का भरत कबीला होता था। भारत के उत्तर पश्चिम में भरत नाम का एक कबीला होता था और इसी कबीला के नाम पर भारत पड़ा। ये इसी कबीला के नाम पर क्या पड़ा, भारत पे। समझ रहे आप लोग, ये ज्योति समझ रहे चीज को, गुड़िया आप समझ रहे चीज को, सनत समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, थैंक यू। तो ये भारत नाम पड़ा इस चीज को परीक्षा में। और इस भरत कबीला की चर्चा हम लोग कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद नामक ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद नामक पुस्तक है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद नामक जो पुस्तक है उसमें ये इसकी चर्चा है। और ये पुस्तक कब लिखा गई, तो 3500 साल पहले लिखी गई, 3500 वर्ष पहले। ये सीटेट में आ चुका है सवाल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान, ये फैक्ट आ चुका है परीक्षा में कि 3500 साल पहले ऋग्वेद नामक ग्रंथ लिखा गया और जिसमें भरत नाम कबीला का चर्चा किया गया। इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर सीटेट्स एंड अदर कंपटीशन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है। एक सवाल इसमें यह भी आता है कि भारत का नाम हिंदुस्तान क्यों पड़ा। ये तो आपको 7वीं क्लास का जब किताब पढ़ेंगे तो उसमें आप बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर टाइम का चूंकि ये थी परीक्षा पॉइंट, और इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया वो हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए हम अगला फैक्ट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, ये फैक्ट को ही इतना दिमाग में रख लेंगे तो आपका दम काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस फैक्ट में एक बात ये भी है कि अतीत एक है या अनेक है। ये भी सीटेट में आ चुका है सवाल, सीटेट में आ गया। मतलब अतीत शब्द जो है एक वचन है कि बहुवचन है। मैंने शुरू में ही समझाया था कि इतिहास क्या है, अतीत की घटनाओं का तार्किक विश्लेषण करता है, उसी को हम इतिहास कहते हैं। क्या अतीत में एक व्यक्ति की कहानी है कि अनेक व्यक्ति की कहानी है? निश्चित रूप से अतीत में केवल राजा रानी की कहानी नहीं है, राजा के साथ मछुआरों की कहानी है, व्यापारियों की कहानी है, किसानों की कहानी है, मजदूरों की कहानी है, मध्यम वर्ग की कहानी है, यानी बहुत सारे लोगों की कहानी है। यानी अतीत क्या हो गया, एक नहीं होके अनेक हो गया। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, सीटेट में ये सवाल आ चुका है परीक्षा में। आप पिछले साल का प्रीवियस ईयर देख सकते हैं जहाँ पर ये आ चुका है। मेरा काम था कंसेप्ट देना, आपको ये समझाना चीज को। ठीक है, एक सवाल ये आता है कि हम अतीत को कैसे जानते हैं, अतीत का अध्ययन कैसे करते हैं। मतलब सवाल सिंपल है कि कोई घटना घट जाती है आपके मोहल्ले में, आपके गांव में,
उसका पता लगाने के लिए कम से कम 10 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, फिर भी हमें पता नहीं लग पाता कि उसका कारण क्या है। और इतिहास में क्या है कि हम कई लाख वर्ष पहले, 2500 साल पहले, 4700 साल पहले, अभी आपने देखा ये सब नाम सुना आपने, ये 5000 साल पहले, इसका हम अध्ययन कैसे जानते हैं, कैसे हम इस चीज़ों को जान लेते हैं। तो इसीलिए इतिहास में जानने के लिए हमें स्रोत की आवश्यकता होती है। स्रोत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोर्सेस। और इतिहास में 2 सोर्सेस हैं। एक सोर्स का नाम है पुरातात्विक स्रोत। बहुत कंसेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सवाल इस पर भी आया हुआ है, फैक्ट आपको बताएंगे। और दूसरा है आपको साहित्यिक स्रोत। क्या है? साहित्यिक स्रोत है। पुरातात्विक स्रोत का क्या मतलब होता है? पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है पुरानी चीजें। पूरा का मतलब होता है पुरानी, और तत्व का मतलब होता है सामग्री। जो भी पुरानी सामग्री है, उन सामग्रियों के आधार पर हम इतिहास का निर्माण नहीं, हम पुनर्निर्माण करते हैं। वो निर्माण तो हो चुका है, हमको रिकंस्ट्रक्ट ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, तो हम पुरानी चीज़ों के आधार पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। इसकी पुरानी चीज़ें बहुत सारे हो सकता है, जे आपकी धातुएं हो सकती है, कब्र हो सकता है, हड्डी हो सकता है, भवन हो सकता है, ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत सारा हो सकता है। इसमें एक जो फैक्ट दिया है वो है अभिलेख। अभिलेख अभिलेख दिया है। अभिलेख के बारे में सवाल पूछा गया है कि अभिलेख है क्या? अभिलेख है क्या? अब उसको समझने का प्रयास कीजिए। अभिलेख है क्या? ठीक है जी, अभिलेख क्या है? इस किताब में बताया गया है ये जो पत्थरों पर या धातुओं पर, पत्थर या धातु जैसे कठोर चीज़ों पर जो लिखा जाता है उसे ही अभिलेख कहा जाता है। जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर पर हम लिख देते हैं। जैसे आप कुतुब मीनार गए होंगे, लाल किला गए होंगे, चाहे बिहार में बहुत सारे जगह हैं वहाँ गए होंगे आप, और उसके पत्थरों पर, उसके धातुओं पर ये उस पर लिखा जाता है, कठोर सतह पर जो लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अभिलेख उसी को कहा जाता है ये। तो अभिलेख के माध्यम से आपको बहुत सारा जानकारी मिल सकता है। ठीक है, जैसे अब सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का काम कौन किया? अशोक ने किया। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जो अभिलेखों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है, अपनी बात जनता तक पहुंचाने का प्रयास अभिलेखों के माध्यम, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। ठीक है, इस शिलालेख के माध्यम से क्या हुआ? आपको राजनीतिक इतिहास के बारे में, सामाजिक इतिहास के बारे में, आर्थिक इतिहास के बारे में, आपके सांस्कृतिक इतिहास के बारे में सब तरह की जानकारी प्राप्त होती है। आपको फैक्ट क्या है वो जान लीजिए। किताब में जो फैक्ट दिया है, किताब में फैक्ट ये दिया है, किताब में फैक्ट ये दिया है कि अफगानिस्तान के कंधार में, अफगानिस्तान में एक जगह है जो कंधार है, कंधार से अशोक का अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अशोक का अभिलेख मिला है। और वो अभिलेख जो है कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो अरामाइक लिपि में लिखा गया है और यूनानी लिपि में लिखा गया है। परीक्षा में पूछेगा कि अफगानिस्तान के कंधार से अशोक का अभिलेख मिला है, वो कौन सी लिपि में लिखा गया है? तो आप क्या बताइएगा? अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। थोड़ा सा मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक है, कि अशोक के जो अभिलेख है वो 4 लिपियों में लिखा गया है। एक तो आपको ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, दूसरा आपको खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, तीसरा अरामाइक लिपि में लिखा गया है, चौथा यूनानी लिपि में लिखा गया। आपको ये भी बता देता हूँ, भारत में अशोक के जो भी अभिलेख मिले हैं वो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। याद रखिएगा, पूछेगा, परीक्षा में पूछता है, ये परीक्षा कंपटीशन में पूछता है और सीटेट में पूछता है कि भारत में जो अभिलेख लिखे गए हैं अशोक के वो कौन सी लिपि में लिखे थे? केवल ब्राह्मी लिपि में। लेकिन भारत से बाहर जो भी लिपि अभी अशोक के अभिलेख मिले हैं या तो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, या तो आपको अरामाइक या तो यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। यू राइट? ठीक है जी, एक क्लियर हो गया आपका। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इस पर भी सीटेट में सवाल आ चुका है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में अगर हम आते हैं, ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत में हम ये देखते हैं आपका
यहाँ मिलता है पांडुलिपि। एक शब्द आता है किताब में दिया है पांडुलिपि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्यू का मतलब हाथ होता है और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखावट। पांडु का मतलब होता है हाथ और लिपि का मतलब होता है लिखावट। जो हाथ से लिखा जाता है उसे ही मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और मैन्युस्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता था ये तो इसमें ये बताया गया है किताब में कि तार पत्र पर बना है। तार पत्र, ये तार पत्र पर लिखा जाता था। और ये हिमालय के एक भुर्ज नामक पेड़ होते थे, पेड़ की छाल पर भी लिखे जाते थे ये। याद रखिएगा, सबसे बड़ा सवाल, जो पांडुलिपि लिखा गया है वो तार पत्र पर लिखा गया है। और ये तार पत्र कहाँ मिलते थे? हिमालय के भुर्ज नामक के पेड़ होते थे, उसकी छाल पर ये सब लिखा जाता था। तो ये सब सवाल परीक्षा में पूछा जाता है, जो आपको समझने का प्रयास करना है, जो पूछा जाता है। ठीक है जी। बाकी जो है चीज़ें पूछा गया है, जो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चीज़ों को समझाने का प्रयास करता हूँ। डेट को लेकर, क्या है डेट? तिथि। इतिहास में तिथि का बहुत महत्व है। ये क्या है? तिथि दो तरह का होता है, आप जानते होंगे, बीसी और आप एडी का नाम सुना होगा आपने। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसे हिंदी बोलते हैं ईसा पूर्व, और एडी को बोलते हैं ईस्वी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना। और ईस्वी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना। ईसा मसीह के जन्म की बाद की घटना। इसको बाद में क्या किया गया? इसको कहा गया सीई, इसको कहा गया बीसीई। इसको मतलब कहा गया कॉमन एरा, इसको बिफोर कॉमन एरा। हिंदी बोलते सामान्य वर्ष, इसको बोलते समान वर्ष से पहले की घटना। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डेट का निर्धारण किया गया था वो ईसा मसीह के नाम पर किया गया था। तो बाद में जो आधुनिक काल में इस पर अपोज किया गया, इसीलिए नाम को हटाने का प्रयास किया गया और एक कॉमन नेम रखने का प्रयास किया गया, जिसको बोलते हैं सीई और बीसी। अब आगे बढ़कर एक और नाम आ गया है बीपी, बिफोर प्रेजेंट। मतलब बिफोर प्रेजेंट का मतलब होगा वर्तमान से पहले की घटना। ये बात हो रहा है, तो याद रखिएगा बीसी एडी, एडी का जगह ले गया सी और बीसी का जगह ले लिया बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। अब उसके बाद सबका अंतिम रूप से बिफोर प्रेजेंट, बीपी। ठीक है, ये पूछ सकता है और पूछा भी जाता है सवाल परीक्षा में। एक जो पॉइंट है वो है अन्यत्र। सीटेट में सवाल पूछा जा चुका है, अन्यत्र का मतलब क्या होता है? अन्यत्र का मतलब यह होता है कि भारत और विश्व में, जो भारत में जो घटनाएं घट रही हैं, क्या ऐसी घटनाएं विश्व में भी हो रही है? यानी भारत और विश्व के बीच जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसको कहते हैं अन्यत्र कहते हैं। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। यानी भारत और उसके समकालीन समय में जो विश्व में घटनाएं घट रही हैं उसका अध्ययन करते हैं। ऐसे ही एक अध्ययन है मिस्र का, किताब में दिया है। मिस्र में ये राजा रानी के फ्रेम को, राजा रानी के फ्रेम को क्या कहा जाता था? तो कारतूस कहा जाता था। आपको परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कारतूस क्या है? लिख देगा गोली मार दीजिएगा, तोप मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा। कारतूस का मतलब होता है मिस्र में राजा रानी के जो फ्रेम बनाए जाते हैं, राजा रानी के जो फोटो का एक फ्रेम बनाया जाता था, उसको हम लोग कहते हैं कारतूस। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर आपका खत्म हुआ। ठीक है, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए और इसको जानकारी लीजिए। थैंक यू।